हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चंस की, जो कि पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी भूगोल से संबंधित होंगे यहाँ पर, और भारतीय भूगोल से संबंधित होंगे। एक विश्व भूगोल होता है और एक भारतीय भूगोल है, जहाँ पर भारतीय भूगोल की हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चंस को जो MCQ टाइप के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो इससे अधिक नहीं आते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस को रखा जाता है। यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, UPSC, स्टेट PCS, रेलवे, बैंक, UPSI, यूपी पुलिस और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि 7 बजे का समय शाम को आपके लिए निर्धारित है। एक सेशन आपको दिया जाता है प्रतिदिन, और वह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर होता है, तो उस सेशन को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। अगर सेशन को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पहला है क्वेश्चन कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो कौन सा संगठन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है CSIR, ऑप्शन बी है नीरी, ऑप्शन सी है CIFRI, ऑप्शन डी है ICAR। यह CGL में आया हुआ प्रश्न है 2012 में। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आंसर कमेंट करने का तरीका आपका वही है, 1 का अगर फर्स्ट सही है तो फर्स्ट ए, बी सही है तो बी, और सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको हमें आंसर अपना कमेंट कर देना है दोस्तों, जो भी आपका आंसर बनता है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। जो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नीरी होगा। क्या होगा? नीरी। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरी को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना कहाँ पे की गई थी दोस्तों? नागपुर में, नीरी की। ये आपको याद रखना है। और नीरी की जो फुल फॉर्म है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर, साइलेंट वैली स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। SSC CPO परीक्षा 2010 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर है, आपको कमेंट करना है आंसर फटाफट से। तो इसका जो केरल है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जो साइलेंट वैली है वह कहाँ पर है? केरल में। केरल स्थित है। शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कठोर होती हैं और जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो साइलेंट वैली में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली इंग्लिश में कहा जाता है और शांत घाटी हिंदी में। ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका आंसर, क्या करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी केरल, पिछली बार भी बता चुका हूँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है आपका मौन घाटी। केरल की मौन घाटी है ये। केरल की मौन घाटी यानी साइलेंट वैली और शांत घाटी एक ही बात है। केरल की मौन घाटी, ऑप्शंस दे रखे हैं। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। ऑप्शन बी है ये महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं। ऑप्शन सी है पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। ऑप्शन डी में केरल की शांत घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। जो केरल की जो शांत घाटी है उसमें क्या है? तो केरल की जो शांत घाटी है उसमें पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। ये ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। CPO SI में आ चुका है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको इस कमेंट करेंगे। और ये आपका आ चुका है स्टेनोग्राफर सी और डी 2000
2011 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, ये आप बताएंगे। यानी फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। शांत घाटी आपका केरल में है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। और राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य जो उत्तराखंड है उसमें स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है सी है दचगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है हजारीबाग नेशनल पार्क। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और ये हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और 1973 में दोस्तों क्या आया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसी उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपका। चलिए, तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 26%, ऑप्शन डी है आपका 28%। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। और CHSL में ये आया हुआ क्वेश्चन है। यह आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है, पूछ भी सकता है कि 2014 तक भारत की जो भौगोलिक वन क्षेत्र की भूमि थी वह कितनी थी, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो भारत में वनों की जो स्थिति है आप कमेंट कीजिए अपना आंसर क्या थी, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 20% थी। क्या थी? 20%। अब 2014 की चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार ही वहाँ बात की जाएगी। देश के कुल वन क्षेत्र कितने थे? तो 6,97,000 और 898 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल था। किसका दोस्तों? देश का कुल वन क्षेत्र जो था। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह कितना था? तो 21.23% था दोस्तों। कितना? 21.23% था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का 21.54% भौगोलिक वन क्षेत्र हो चुका है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 9। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 से 23%, ऑप्शन बी 25 से 28%, ऑप्शन सी है 31 से 35%, ऑप्शन डी है 42 से 45%। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2017 में आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है 31 से 34%। भारत में परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की जो अनुपात है वो 31 से 35% यानी 34% होना चाहिए। ये दोस्तों आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? बताएंगे। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। टैक्स असिस्टेंट में 2006 में आया था ये क्वेश्चन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है वह भारतीय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? प्रतिशत की बात अगर की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा बदल जाता है दोस्तों। जहाँ प्रतिशत की अगर बात की जाती है तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर यह संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2015 में आ चुका है दोस्तों। CHSL में आया हुआ यह क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो प्रतिशत की अगर बात की जाती है तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में तो मिजोरम आगे है। और लेकिन वन आच्छादन का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश आता है आपका पहले नंबर पे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 12 कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? आपको बताना है जो कौन से वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन।
राइट आंसर आपको बताना है। एसएससी ऑनलाइन स्नातक यानी CAGL में आ चुका है ये दोस्तों क्वेश्चन 2017 में। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में यह उद्यान नहीं है? किसको उद्यान गार्डन कहा जाता है लेकिन वह उद्यान नहीं है? ऑप्शन ए है मुंबई का हैंगिंग गार्डन, ऑप्शन बी है मैसूर का वृंदावन गार्डन, ऑप्शन सी है लखनऊ का खुसरो गार्डन, ऑप्शन डी है कलकत्ता का ईडन गार्डन। राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मैथ्स के शौकीन हो तो आपको इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल पता होगा कि निम्नलिखित में से किसको उद्यान या गार्डन कहा जाता है किंतु वह वास्तव में एक गार्डन नहीं है। तो ऑप्शन डी कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है वह क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों। क्या है? क्रिकेट ग्राउंड है, वह एक उद्यान नहीं है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1864 में जो ईडन गार्डन है कोलकाता का, वो हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुल्म यानी स्क्रब जंगल, ऑप्शन बी है मैनग्रोव, ऑप्शन सी है पर्णपाती जंगल, ऑप्शन डी है टुंड्रा। राइट आंसर बताना है। एसएससी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट किया करें। कमेंट करने से आपका एक बेनिफिट होता है कि आपका जो आत्मविश्वास होता है वह बढ़ता है दोस्तों। तो फटाफट से आप कमेंट किया करें, स्किप ना करें, सेशन को पूरा देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। बात करेंगे दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैनग्रोव है। सुंदरबन को मैनग्रोव वन भी कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सुंदरबन मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैनग्रोव जो है वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कक्ष वनस्पतियों का कुल क्षेत्रफल जो है वो 6000 वर्ग किलोमीटर है। कक्ष वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंधन योजना में कुल 15 कक्ष वनस्पतिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ये भी आपको उससे याद रखना है। तो मैनग्रोव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 15। तो गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों का क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के जो मैनग्रोव वन है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मानसून वन, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ऑप्शन डी है गुल्म वनस्पति। स्टेनोग्राफर सी और डी में आ चुका है यह क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा डेल्टा में मैनग्रोव बना हुआ है उनको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन, क्योंकि मैनग्रोव वन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बना है डेल्टा उस पे है मैनग्रोव वन, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है ये। इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जो बंगाल टाइगर है उनके संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। FCI परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट से उससे इसका आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भरतपुर है आपको भरतपुर से ही याद आना चाहिए कि यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर है नाम से ही पता चलता है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, तो कहाँ पर होगा? राजस्थान में दोस्तों स्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नामदफा नेशनल पार्क है, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो मिजोरम में है या मणिपुर में है या त्रिपुरा में है या अरुणाचल प्रदेश में? CPO की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो नामदफा नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में ही है यह नामदफा नेशनल पार्क जो है, और यह लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो अभयारण्य है इसमें 200 से 4500 यानी 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके कारण इसका जो मार्ग अत्यधिक दुर्गम है, ये भी आपको याद रखना है। अभयारण्य में वास करने वाले प्रमुख जो पशु हैं उनके भी आप नाम समझ लीजिए। बाघ है, चीता है, लमचित्ता है और शाह है, ये आपको याद रखना है। तो किसमें? नामदफा नेशनल पार्क में बाघ, चीता, लमचित्ता और शाह, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है दच्चीग्राम, ऑप्शन सी है गिर, ऑप्शन डी है मुदुमलाई। राइट आंसर दोस्तों उसको बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। जो एकमात्र
है आपका क्या सेंचुरी है, वह कौन सी सेंचुरी है जो कि इसमें कि कश्मीरी मृग पाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर, तो दच्चीग्राम। दच्चीग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दच्चीग्राम जो अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 22 किलोमीटर दूर स्थित है ये दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और हिमालय की छत्र छाया में अवस्थित दच्चीग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ये जो अभ्यारण्य है इसके सिवाय संपूर्ण भारत में कहीं पे भी कोई भी अभ्यारण्य ऐसा नहीं है जो हंगुल प्रजाति के हिरणों का स्थायी आश्रय स्थल है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? ऑप्शन ए है नीलगिरी बायो रिजर्व, ऑप्शन बी है काजीरंगा बायो रिजर्व, ऑप्शन सी है मुदुमलाई बायो रिजर्व, ऑप्शन डी है गिरी बायो रिजर्व। कौन सा बायो रिजर्व है जिसमें शेरों का प्राकृतिक पर्यावास है? मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गिर जो बायो रिजर्व है वह आपका शेरों के लिए, सिंहों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, ये आपको याद रखना है। और गिर कहाँ पर है आपका दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी कहाँ पर दोस्तों? तो गांधीनगर है, याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिरी वन कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया था आपको, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन डी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात। सीबीओ परीक्षा में आया हुआ है, रिपीट होता रहता है यह क्वेश्चन। जो गिर वन है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन आता है 22 है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। मिलान करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको आंसर बताना है। तो कान्हा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ जानवर है, कान्हा, गैंडा, काजीरंगा बाघ और गिर है शेर। तो कौन से मैच कर रहा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो कान्हा है किसके लिए? बाघ के लिए है। काजीरंगा है वह किसके लिए है? तो गैंडे के लिए है। और गिर है आपका शेर के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए BAC, तो BAC आपका ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय निश्चय है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से लिख चुका है, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर चलिए, जीव मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निश्चय है? तो नीचे जो कौन सा बसा हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों मन्नार की खाड़ी है, जो सबसे नीचे बसी हुई है। मन्नार की खाड़ी है, ये आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निश्चय भारत में सबसे बड़ा है। और अगर मन्नार की खाड़ी की देखी जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार कितनी बड़ी है? तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर की यह खाड़ी है। सुंदरवन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, सुंदरवन की, तो 9,650 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। नंदा देवी की अगर बात करें दोस्तों, नंदा देवी की, तो नंदा देवी यहाँ पर आपका आता है 5860 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ पर नीलगिरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 5,520 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल दोस्तों है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है किसका है? तो वह मन्नार की खाड़ी का है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, ऑप्शन बी है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ऑप्शन सी है कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट आपने कर दिया होगा और कर नहीं किया होगा तो कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे दोस्तों। तो मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या होंगे दोस्तों? जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर ताप बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो वाटर का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर जलमग्न वह हो जाएंगे। तो मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में उगने वाली है ज्वारीय वनस्पति है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव का विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो यहाँ आपको दोस्तों याद रखना है। और यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में पश्चिम बंगाल का जो हमारा सुंदरवन है उसको
मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव क्या है। अब आपको बताना है मैंग्रोव क्या है। ऑप्शन ए है डेल्टाई वन, ऑप्शन बी वर्षावन, ऑप्शन सी निमज्जित तटीय वन, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वन। स्टेनोग्राफर 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंग्रोव क्या है, बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंग्रोव की। तो मैंग्रोव शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी पुर्तगाल शब्द मैंग्यू से हुई थी दोस्तों। किससे हुई थी, मैग्यू से। मैग्यू से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अंग्रेजी शब्द ग्रोव, अंग्रेजी का जो शब्द था ग्रोव, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों मैंग्रोव शब्द का उत्पन्न होता है। मैंग्रोव शब्द का उपयोग पौधों के एक समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों के समुद्री तटों पर उगने वाली वनस्पति को भी मैंग्रोव वन कहा जाता है। जहाँ पर ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी भर जाता है, वे क्षेत्र जहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती हैं दोस्तों। मैंग्रोव समूह जो होता है वो मैंग्रोव पारिस्थितिकी और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव दलदल आदि शब्दों के प्रयोग करके मैंग्रोव के पौधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस जो होता है ये, तो इसका जो वर्गीकरण किया जाता है उसके पश्चात भी कभी कभी मैंग्रोव शब्द की परिभाषित करना कठिन हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, मैंग्रोव वन को परिभाषित करना कठिन हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वर्षा वन, वर्षा वहाँ पर होती है तो मैंग्रोव वन ये भी सही हो जाएगा। डेल्टाई वन है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। डेल्टी वन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन भी सही हो जाएगा आपका। तो कई आंसर यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है सदाहरित यानी सदापर्णी वन, दूसरा है पर्णपाती वन, तीसरा है शंकु वृक्षी, चौथा है मैंग्रोव यानी गरान। राइट आंसर दोस्तों आपको इसका बताना है। तो यहाँ मैंग्रोव वन की बात चल रही है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं यानी जहाँ जल की अधिकता होती है वहाँ पर। सीजीएल में आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो जलाक्रांत क्षेत्रों की मुख्यतः मैंग्रोव वनस्पतियों या वन विकसित होते हैं, ये प्रायः नदी के मुहाने, तटवर्ती तथा दलदली क्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरी वृक्ष, ये भी आपका मैंग्रोव से ही संबंधित है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। ऑप्शन ए है ज्वारीय वन, ऑप्शन बी कंटक वन, ऑप्शन सी पर्वत वनस्पति, ऑप्शन डी है टैगा वनस्पति। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो ज्वारीय वन है एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष जो होते हैं ज्वारीय वृक्ष होते हैं, मुख्य रूप से यह ज्वारीय वृक्ष होते हैं और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। यह जो सुंदरी के जो वृक्ष हैं पूर्वी तट के गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के जो डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है और इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। बंगाल का सुंदरवन जो ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है, इसके लिए सुंदरी के वृक्ष प्रमुख ज्वारीय वृक्ष हैं। ये आपको दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानस पशु विहार है कहाँ पर है, तो वह असम राज्य में दोस्तों स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, असम राज्य में। इस विहार से होकर मानस नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका नाम मानस पशु विहार रखा गया है। यह एक राष्ट्रीय पार्क है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल है, मानस पशु विहार। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। ऑप्शन ए है सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी है नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें दोस्तों जल्दी से। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, 60+ क्वेश्चंस की यहाँ पर बात की जाएगी। सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, लास्ट तक सेशन में जुड़े रहें और स्किप ना करें, पूरा देखें। तो यहाँ पर बताएंगे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम थी। और यह 1986 में दोस्तों स्थापित हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, 1986 में स्थापित हुई थी, ये आपको याद रखना है। और यह भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। कौन सा, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 30। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है वन्य भूमि के वानस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। ऑप्शन बी है वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास। ऑप्शन सी है कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफसीआई परीक्षा में यह आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सभी है, यानी जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वह वन्य भूमि के वानस्पतिक जात और प्राणी जात का परिरक्षण होता है, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास होता है, कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास होता है, और सभी ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 31। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा का नंदनकानन वन। ऑप्शन बी है असम का काजीरंगा। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल का में सुंदरवन। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में भारतीय वानस्पतिक उद्यान शिवपुर। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह असम में काजीरंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये दोनों आपके करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी जो स्थापना हुई थी जो आसाम में है 1985 में, और पश्चिम बंगाल में जो आपका है सुंदरबन उसकी 1987 में। ये आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वैश्विक विरासत वन के नाम से यह जाने जाते हैं, और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आता है 32। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को की किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को किस राज्य में स्थित है आपको बताना। ऑप्शन ए है उत्तराखंड। ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन सी है मेघालय। ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत का जीव मंडल है और वह कहाँ कौन सा है, नंदा देवी, किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गैंडा। ऑप्शन बी बाघ। ऑप्शन सी कस्तूरी मृग। ऑप्शन डी है हाथी। स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी आया है, और स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा में भी यह आया है, दोनों बार रिपीट हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ यह कहाँ पर है? तो यह असम राज्य में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 430 किलोमीटर स्क्वायर का इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको याद रखना है। और असम में स्थित है, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, आपको बताना है पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए और मगर के लिए। सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है 2007 में, फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी यह शामिल है। 1905 में इसकी दोस्तों क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 430 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना। ऑप्शन ए है नौकरेक। ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी है मानस। ऑप्शन डी है सुंदरबन। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में दोस्तों, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी जो है उसमें यह समुद्री गाय पाई जाती है, और ये खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ये और डुगांग यानी समुद्री गाय को डुगांग भी कहते हैं, एक स्तनधारी जीव है। ये समुद्री घास खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों? समुद्री घास, और किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते। मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कच्छ की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में, और पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। इनकी कुछ संख्या अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी मिलती है। जो क्या है दोस्तों? समुद्री गाय। इसको क्या कहते हैं? डुगांग कहते हैं दोस्तों। क्या? डुगांग। डुगांग भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क
मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन बी है जंगली भैंसा के लिए, ऑप्शन सी है पक्षी के लिए, ऑप्शन डी है तेंदुआ या चील के लिए। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तेंदुआ और चीतल के लिए। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए। मल्टीटास्किंग में 2011 में आया हुआ प्रश्न है। माधव जो नेशनल पार्क है जो शिवपुरी में है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? माधव। माधव नेशनल पार्क है जो शिवपुरी में, उसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? 55 में। मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में इसे ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसको वर्तमान नाम जो अभी मिला है, इसको नाम 1959 में इसको नाम मिला था। कौन सा मिला था? जो माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, तेंदुआ है, चीतल है, लंगूर है, सियार है, जंगली सुअर है, और ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपको बताना है। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पंचमढ़ी जो जीव क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी जो है। पंचमढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। इसकी जो स्थापना हुई थी वह जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में हुई थी। कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है इसकी स्थापना। और यूनेस्को द्वारा 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था दोस्तों। क्या किया है? बायोस्फीयर रिजर्व, जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में इसको नामित किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क की, वो कहाँ पर स्थित है? ये आया आपका। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा पार्क है? तो कान्हा नेशनल पार्क। अब कान्हा नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और 1974 में आपका आया था, 73-74 में आपका आया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको लाया गया था। इसका जो विस्तार है मैकाल पहाड़ी पर 940 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका 940 किलोमीटर स्क्वायर का यह बना हुआ है कान्हा नेशनल जो पार्क है, और ये टाइगर रिजर्व के दौरान ही इसको लाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कान्हा किसली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? जो कान्हा किसली अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपको बताना है। स्टेनोग्राफर में आ चुका है यह क्वेश्चन। बताएंगे कान्हा किसली जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश का काफ़ी बार नाम आता जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ पर है? भोपाल में है। और सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि जब से स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है तब से वह अपने लगातार अपने ही स्थान पर बना हुआ है। तो कान्हा किसली कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। यह टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश राज्य के जो मंडला और बालघाट जिले में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की पर्याप्त संख्या पाई जाती है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और 1 जून 1955 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। कब? 1 जून 1955 को इसको क्या मिला था दोस्तों? नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से प्लावी जो राष्ट्रीय पार्क है वह राष्ट्रीय पार्क स्थित है किस में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है कुआलालंपुर में, ऑप्शन सी है बिलासपुर में, ऑप्शन डी है दिसपुर में। तो एसएससी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे कि एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पर है? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर है आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो प्लावी नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये जो मणिपुर जिले के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। केबुल लामजाओ पार्क राष्ट्रीय पार्क है और विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है ये दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यह उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। क्या है दोस्तों? लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 40 किलोमीटर स्क्वायर
किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, किसका? प्लावी राष्ट्रीय पार्क का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी अभी मैंने बात की थी। इसको प्लावी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी, प्लावी राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मणिपुर। स्टेनोग्राफर में आ चुका है यह क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मैंने 2 बार इसका आंसर बता चुका हूँ, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ जो पार्क है कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल जो नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा में आ चुका है, जो नागरहोल नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश मध्य भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी घाट में, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। सेक्शन ऑफिसर में आ चुका है यह क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इसका जो भी आंसर है। तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को वर्षा वन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये वन पश्चिमी घाट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 46 के मुदुमलाई पशु विहार स्थित है, कहाँ पर है, प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, यह दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन बी है गबलों यानी बाइसनों के लिए, ऑप्शन सी है पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी है हाथियों के लिए। जो मुदुमलाई पशु विहार है वह कहाँ पर है, क्या क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। और CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, राइट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है व्याघ्रों के लिए, जो बाघ होते हैं उनके लिए मधुमलाई राष्ट्रीय पशु विहार प्रसिद्ध है। और ये कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 320 किलोमीटर स्क्वायर का इसका लगभग क्षेत्रफल है दोस्तों। ये इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है दोस्तों। मुदुमलाई पशु विहार कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में यह स्थित है और तमिलनाडु और केरल में यह स्थित है। 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में यह फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपको भी बताया था, तो कर्नाटक राज्य में यह स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो जैव मंडलों के आरक्षित जो स्थल है उनकी कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पुराना हो चुका है, इसीलिए आपका आंसर इसको कमेंट करना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। और भी क्वेश्चंस का इसमें नंबरिंग बढ़ सकती है, आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर है अगले आपके जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी कान्हा। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आपका भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी। तो नीलगिरी की सबसे पहले स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पिछली बार भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। 1986 में दक्षिण पश्चिमी घाट पर इसकी स्थापना हुई थी, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के रूप में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसका जो कुल क्षेत्र है 5520 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और इस क्षेत्र में मुकुर्थी, बांदीपुर, नागरहोल और वायनाड नेशनल पार्क स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी है नीलगिरी। स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मानस है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी है, कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है?
करिए इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों। तो जो मानस अभयारण्य है, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, वह आपका कहाँ पर है दोस्तों? जो नेटवर्क में शामिल नहीं है या विश्व के नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो नीलगिरी की अगर बात करें तो नीलगिरी को 2000 में शामिल किया गया था। 2000 में नीलगिरी को शामिल किया गया था। और नंदा देवी को 2004 में शामिल किया गया था। कितने में? 2004 में ये शामिल किया गया था। और मन्नार की खाड़ी को 2001 में शामिल किया गया था, लेकिन मानस को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं आपको बताना है दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये CPO-SI में आया हुआ 2017 में क्वेश्चन है। तो भारत में जो हॉटस्पॉट हैं कुल मिलाकर 4 हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय, इंडो बर्मा, सुडालैंड और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ये आपको याद रखना है, 4 हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 52। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय। CGL में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पश्चिमी घाट भी हॉटस्पॉट है, हॉट यानी तप्त स्थल है। और आपका यहाँ पर बात की जाए पश्चिमी घाट के साथ साथ में यहाँ पर आपका पूर्वी हिमाचल भी, पश्चिमी हिमाचल भी तप्त स्थल है। और यहाँ पर आपका अगर बात की जाए पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय की, तो ये आपका पूर्वी हिमालय भी आपका हॉट यानी तप्त स्थल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2, 1, 3 और 4 ये हो जाएंगे आपके आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ऑप्शन ए है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान भारत में है, दुधवा आपका भारत में है, जिम कॉर्बेट भारत में है, लेकिन चितवन राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत में नहीं है, तो नेपाल में है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है अगला, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सदाबहार, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस तरह के जंगल चंदन के पेड़ों के लिए उपयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक उपयुक्त यही पेड़ होते हैं। चंदन के पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। ऑप्शन ए है आर्किड, ऑप्शन बी है फर यानी देवदार, ऑप्शन सी है चीड़, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है आर्किड हो जाएगा दोस्तों। आर्किड जो है वह वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन से, ऑप्शन बी है वर्षा प्रचुर वन से, ऑप्शन सी है पतझड़ वन से, ऑप्शन डी है शंकुधारी वन से। राइट आंसर बताएंगे, CHSL का ये क्वेश्चन है, आया हुआ है 2014 में। तो क्रिकेट के बैट के लिए जो विलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से वनों से प्राप्त किया जाता है? तो शंकु वृक्षी वन जो होते हैं उनसे यह प्राप्त किया जाता है क्रिकेट बैट के लिए विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राल यानी धूना किसका उत्पाद है? जो राल है किसका उत्पाद है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंगूर का, ऑप्शन बी है क्रोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का, ऑप्शन सी है रबड़ का, ऑप्शन डी है बरगद पेड़ का। राइट आंसर दोस्तों बता दीजिए, जो राल है यानी धूना है किसका उत्पाद है? तो यह क्रोनीफेरी यानी शंकुधारी पेड़ का उत्पाद है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है 59। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तरांचल। करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि यह सेशन जो आपका है 7 बजे शाम को चलता है, और 7 बजे से लेकर जब तक क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहता है। एक दिन में एक आपका टॉपिक पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको लाया जाता है यहाँ पर, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ आगे के एग्जामों में भी उनके आने की प्रबल संभावना रहती है। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और
सेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सेशन में पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सको और अपने लक्ष्य तक पहुँच सको। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर फटाफट से आप बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। कुगटी जो वन्य पशु विहार है वह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह शिमला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है गलत जोड़ा बताएं। तो गलत आपको जोड़ा बताना है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ऑप्शन बी है सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। ऑप्शन सी है अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ऑप्शन डी है पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा में यह आ चुका है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने हैं कि कौन सा कहाँ पर है, क्योंकि गलत आंसर आपको बताना है गलत जोड़ा कौन सा है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका अभय वन जो है आपका कर्नाटक में है। सरिस्का अभय वन जो है राजस्थान में। अन्नामलाई अभय वन जो है तमिलनाडु में। लेकिन पेरियार जो आपका है, पेरियार जो आपका है वह आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभय वन दे रखे हैं तो पेरियार अभय वन केरल का है दोस्तों। कहाँ का है? केरल का है। ये आपको याद रखना है। और केरल के इडुक्की और मथिट्टा जिले के में स्थित है यह, और यह बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी है फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी है तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या क्या हो सकता है? वैश्विक अगर तापन हो जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दोस्तों कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल भी बढ़ जाएगा, फसलों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाएगा और तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि समुद्र का जो लेवल बढ़ेगा तो तट रेखा हमारी कम भी हो सकती है और जो पृथ्वी स्थल है वो आपका जलमग्न भी हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 62। यहाँ पर अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। ऑप्शन ए है वन संपत्ति की क्षति। ऑप्शन बी अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। ऑप्शन सी है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। ऑप्शन डी है मृदा अपरदन। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या होगा आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जंगली जानवरों के निवास स्थल का विनाश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? निवास स्थलों का नाश हो जाएगा। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभावी जंगली जीवों के निवास स्थलों का नाश होना है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 63। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्यजीव संरक्षण। ऑप्शन बी है वन संरक्षण। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कृषि। ऑप्शन डी है वन उन्मूलन। सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यहाँ पर, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था दोस्तों। इसको बहुगुणा ने चलाया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 64 कि वनारोपण प्रक्रिया है। तो वनारोपण प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की है, पेड़ काटने की है, वन संसाधनों को एकत्र करने की है। वनारोपण जो प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है दोस्तों। तो वनारोपण क्या है? और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। यानी वनारोपण वन को रोपना होता है, वनों को रोपने के लिए यानी कि वनों को लगाना होता है। वनारोपण किसी विस्तृत भूमि पर मानव द्वारा यानी कृत्रिम रूप से वन लगाने की प्रक्रिया है। वनारोपण सउद्देश्य होता है और इससे क्या होता है? आवश्यक तथा उपयोगी वृक्षों के पौधों को लगाया जाता है। उनकी सघनता आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। लकड़ियों की प्राप्ति, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण आदि विविध उद्देश्यों से वनारोपण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें
रेलवे, एसएससी, स्टेट और पैट केवीएस बैंक एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन आपका चलता है और ये सेशन आपको कल मिलेगा 7 तारीख को फरवरी में। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सुबह इसका 6 बजे का 6 AM का इसका टाइम है। सब सुबह 6 बजे आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड, दिन से रिलेटेड, उनको वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आपको बता दें, ये हमारा पिछला सेशन था भारत की नदियाँ, जिसका कि लिंक आपको आई बटन पर भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें भी इसको समाहित कर रखा है। जो भारत की नदियां हैं और अपवाह तंत्र के साथ में जो भी 40 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं वह उसमें चर्चा की गई है उनकी। और यदि आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंक, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और स्टेट पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, तो इनको ज़रूर देखें, स्किप ना करें। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अगर इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा, ये निश्चिंत रहें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।